Hey everyone, welcome to Efforts. This is me Mitali Singh, your B.Ed guide. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर एडू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण और सीखने का आकलन, इसका यूनिट 4 का पार्ट 1। बेसिकली यूनिट 4 में हमें पढ़ना था टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स, और उसके साथ ही नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री, प्रोजेक्टिव टेक्निक। सो यूनिट 4 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों की बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, योग्यता, रुचि और व्यक्तित्व को मापने के लिए उपकरण। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे टॉपिक्स खुद में काफी बड़े हैं, जिस वजह से हम इस यूनिट को भी 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 के बाद आज मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए यूनिट 4 मेथड्स एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के तरीके और उपकरण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब क्या है। उसमें हमें पढ़ना है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू टेक्निक, सोशियोमेट्री और प्रोजेक्टिव टेक्निक। जैसा कि आप सबको पता है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाती हूँ आपको, तो हिंदी वाले बच्चे भी एक बार देख लें टॉपिक। तो हमें पढ़ना है मूल्यांकन अवलोकन, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, समाज मीति और प्रोजेक्टिव तकनीक के लिए गैर परीक्षण तकनीक। आज 20 मार्च है और मार्च खत्म होने में आपके पास 11 दिन ही बचे हैं बस। तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके सेमेस्टर्स जून से पहले ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि जून में इलेक्शंस आ रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। डेली एक एक टॉपिक तैयार करते चलिए, आपके यूनिट्स टाइम पे फिनिश हो जाएंगे। इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके सेमेस्टर्स आने से पहले आपको सारे यूनिट्स के वीडियोस बना के दे दूं। अगर आपने अपने आने वाले सेमेस्टर्स के लिए कमर कस ली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अरे यार, ये वीडियो स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है आपसे कह रहा हो कि पहले चैनल सब्सक्राइब करिए तभी स्टार्ट होगा? अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ताकि वीडियो को स्टार्ट किया जा सके। और अगर कर चुके हैं सब्सक्राइब तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए गैर परीक्षण तकनीकें। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के लिए गैर परीक्षण तकनीकों का मतलब क्या है। एक तो ऐसे ही इतना लंबा और कंफ्यूजिंग टर्म है, चलिए जानते हैं। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन आर मेथड्स ऑफ असेसिंग समथिंग्स इफेक्टिवनेस or learning something about it without relying on formal tests. These techniques can be useful in a variety of situations from education to business. मूल्यांकन के लिए गैर परीक्षण तकनीकें औपचारिक परीक्षणों पर भरोसा किए बिना किसी चीज की प्रभावशीलता का आकलन करने या उसके बारे में कुछ सीखने की विधियां हैं। ये तकनीकें शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक विभिन्न स्थितियों में उपयोगी हो सकती हैं। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स का मतलब है कि जब आप फॉर्मल टेस्ट कंडक्ट कराए बिना किसी चीज की इफेक्टिवनेस के यानी उसकी प्रभावशीलता के बारे में जाने या फिर उसके बारे में कुछ सीखना या समझना चाहें। जैसे कि हम अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मेथड या टेक्निक की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फिर उस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे ही हम जानते हैं कि ये मेथड, टेक्निक या टीचिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है या नहीं और उसमें किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए। लेकिन नॉन टेस्टिंग में नाम से ही पता चल रहा है नॉन टेस्टिंग, ऐसी टेक्निक्स जिसमें बिना किसी टेस्ट के ही हम किसी चीज के बारे में जान सकें। देखिए, बीएड में मेजॉरिटी ऑफ टर्म्स का मतलब तो आप केवल उनका नाम पढ़ के ही बता देंगे, जैसे कि मूल्यांकन के लिए गैर परीक्षण तकनीकें। हेयर आर सम की पॉइंट्स अबाउट नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे हम गैर परीक्षण तकनीकों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जानेंगे। सबसे पहले इसका फोकस जानते हैं किस चीज पे। They gather information about a broader range of skills and knowledge than just memorization or test-taking ability. फोकस की बात करें तो इस तरह की तकनीकें व्यापक श्रेणी के कौशल और ज्ञान के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, न कि केवल याद रखने या परीक्षण लेने की क्षमता की तुलना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूजुअली जो हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं इवैल्यूएशन के लिए, उनका मेन मोटिव होता है ये जानना कि बच्चे ने कितना सीखा या वो कितना याद रख पाया फैक्ट्स को, और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, उनकी रैंक डिसाइड करते हैं। जबकि नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स में बच्चे के ज्ञान और कौशल के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाती है।
Examples: some common non-testing techniques include interviews, observations, portfolios, simulations and surveys. उदाहरण के तौर पे कुछ सामान्य गैर परीक्षण तकनीकों में साक्षात्कार, अवलोकन, पोर्टफोलियो, सिमुलेशन और सर्वेक्षण शामिल हैं। मतलब इंटरव्यूज, पोर्टफोलियोज, इन सब में आप किसी तरह का टेस्ट नहीं कंडक्ट कराते हैं। ये एक इनफॉर्मल तरीका है सामने वाले को इवेल्युएट करने का। एडवांटेजेस: These techniques can provide richer data and a more nuanced understanding of what's being evaluated. They can also be less stressful for those being evaluated. इसका लाभ देखा जाए तो ये तकनीकें समृद्ध डेटा और किस चीज का मूल्यांकन किया जा रहा है इसकी अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकती हैं। वे मूल्यांकन किए जा रहे लोगों के लिए भी कम तनावपूर्ण हो सकते हैं। मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर या टेस्ट के थ्रू आप बहुत ही लिमिटेड जानकारी बच्चे के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज के थ्रू या पोर्टफोलियोज के थ्रू आप बच्चे के बारे में काफी व्यापक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट के कंपैरिजन में जो नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स है वो सब बच्चों के लिए भी आसान होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन के बारे में। ये सब वो टेक्निक्स हैं जिसमें आप बिना टेस्ट लिए सामने वाले का इवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है ऐसी ही ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अवलोकन तकनीक। सो बिफोर नोइंग द टेक्निक, पहले हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन: इन इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस. This can be done in natural settings or more controlled environments. Observation is a valuable non-testing technique for evaluation across various fields. मूल्यांकन में अवलोकन में व्यवहार, प्रदर्शन और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से देखना या रिकॉर्ड करना शामिल है। ये प्राकृतिक सेटिंग या अधिक नियंत्रित वातावरण में किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए अवलोकन एक मूल्यवान गैर परीक्षण तकनीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सिस्टमैटिकली किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके व्यवहार को, प्रतिक्रिया को, उसकी हरकतों को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑब्जर्वेशन को दो तरीकों से किया जाता है, या तो बिल्कुल नेचुरल वे में जिसमें बच्चे को पता ना लगे उसे ऑब्जर्व किया भी जा रहा है बट आप साइलेंटली उसे ऑब्जर्व करें, और दूसरा तरीका होता है कंट्रोल्ड वे में, जिसमें कि आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि लैबोरेटरीज में बच्चों को ले जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही ईजी और वैल्यूएबल नॉन टेस्टिंग टेक्निक है। अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के लाभ। Unlike tests, observation doesn't put pressure on the subject being evaluated. This allows for capturing more natural behaviors and interactions. परीक्षणों के विपरीत अवलोकन मूल्यांकन किए जा रहे विषय पर दबाव बिल्कुल नहीं डालता। ये अधिक प्राकृतिक व्यवहारों और अंतःक्रियाओं को कैप्चर करने की अनुमति देता है। मतलब जैसा कि टेस्ट के केस में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन टेक्निक में बच्चों को बिल्कुल नेचुरली बिहेव करने को कहा जाता है। इट्स पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन हु माइट स्ट्रगल विद फॉर्मल टेस्ट। ये उन छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें औपचारिक परीक्षणों में कठिनाई होती है। जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी या किंडरगार्टन के, उनके लिए फॉर्मल टाइप के टेस्ट थोड़े मुश्किल होते हैं दे पाना। इसीलिए ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऐसे बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है। It is useful in testing of skills that are difficult to test directly, like communication और teamwork. ये उन कौशलों के परीक्षण में उपयोगी है जिनका सीधे परीक्षण करना कठिन है, जैसे कि संचार या टीम वर्क। It is useful in gathering information about a situation or environment. ये किसी भी स्थिति या वातावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में भी उपयोगी है। अब है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के प्रकार। नंबर 1, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। The observer does not interact with the subjects being observed. They act as a fly on the wall, simply watching and recording behavior. This is a good way to observe natural behavior, but it can be difficult to get detailed information. गैर प्रतिभागी अवलोकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधे ज़्यादा टर्म्स आपको केवल नाम पढ़ के क्लियर हो जाएंगे। तो गैर प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक अवलोकन किए जा रहे विषयों के साथ बातचीत नहीं करता। मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो डायरेक्टली इस ऑब्जर्वेशन टेक्निक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सब्जेक्ट को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि पर्यवेक्षक, वो दीवार पर बैठी एक मक्खी की तरह अपना काम करता है, बस देखते रहता है और व्यवहार को रिकॉर्ड करता है बिना हस्तक्षेप किए। इस तरह की तकनीक प्राकृतिक व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन विस्तृत जानकारी प्राप्त करना इस तकनीक की मदद से थोड़ा कठिन हो सकता है।
मतलब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की मदद से आप बच्चे के नेचुरल बिहेवियर के बारे में तो जान सकते हैं, बट अगर आपको कोई इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो वो इस मेथड के थ्रू थोड़ा मुश्किल है पता लगा पाना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन: द ऑब्जर्वर इंटरेक्ट्स विद द सब्जेक्ट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड. This can be a good way to get more detailed understanding of the subject's experiences, but it can also be difficult to remain objective. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन: नाम से पता चल रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर होगा वो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। प्रतिभागी अवलोकन: पर्यवेक्षक अवलोकन किए जा रहे विषयों के साथ बातचीत करता है, यानी वो बच्चों से डायरेक्टली बातचीत करते हुए उन्हें ऑब्जर्व करता है। ये विषयों यानी कि बच्चों के अनुभवों की अधिक विस्तृत समझ प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ बने रहना इस तकनीक के दौरान थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी ऑब्जर्वर को इंटरफेयर करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइन में थोड़ा शॉर्ट करके एक्सप्लेन किया है डिफरेंस, पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर इंटरेक्ट्स विद दोज बीइंग ऑब्जर्व्ड. इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स अनऑब्ट्रसिव. प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक उन लोगों के साथ बातचीत करता है जिनका अवलोकन किया जा रहा है, और गैर प्रतिभागी अवलोकन में पर्यवेक्षक विनीत या विनम्र बना रहता है। पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बाद है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. द ऑब्जर्वर यूजेज अ प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल टू रिकॉर्ड बिहेवियर. दिस इज अ गुड वे टू एंश्योर दैट ऑल ऑब्जर्वर्स आर कलेक्टिंग डेटा इन द सेम वे, but it can be less flexible and may not capture unexpected behavior. संरचित अवलोकन: पर्यवेक्षक व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए एक पूर्व निर्धारित चेकलिस्ट या रेटिंग पैमाने का उपयोग करता है। ये सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि सभी पर्यवेक्षक एक ही तरीके से डेटा एकत्र कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कम लचीला हो सकता है और अप्रत्याशित व्यवहार को पकड़ नहीं सकता। आसान भाषा में समझाती हूँ। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सारे ऑब्जर्वर्स को एक चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल दे दिया जाता है। उसमें कुछ क्राइटेरियाज लिखे होते हैं जिनके बेसिस पे ऑब्जर्वर्स बच्चों को ऑब्जर्व करके उस चेकलिस्ट में अपना रिमार्क देते हैं। इस रेटिंग स्केल में या चेकलिस्ट में कुछ लिमिटेड बिहेवियर्स के बारे में ही दिया गया रहता है, तो इसीलिए कई बार जब बच्चा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है तो उसके बारे में लिखने के लिए ऑब्जर्वर के पास कोई अलग स्पेस नहीं रहती है, और जो कि सारे ऑब्जर्वर्स के पास एक ही तरह की चेकलिस्ट होती है, तो इससे सबका डेटा आपस में कंपेयर किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन: द ऑब्जर्वर डज नॉट यूज अ प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल. दिस इज अ गुड वे टू कैप्चर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, बट इट कैन बी मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. असंरचित अवलोकन: पर्यवेक्षक पूर्व निर्धारित चेकलिस्ट या रेटिंग पैमाने का उपयोग नहीं करते इसमें। मतलब स्ट्रक्चर्ड वाले में चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल होता है जिसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में इस तरह की कोई चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल नहीं दिया जाता ऑब्जर्वर्स को। इस अवलोकन से अप्रत्याशित व्यवहारों को भी पकड़ा जा सकता है। मतलब जो बच्चा अगर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी शो कर रहा है तो उसे भी टीचर या ऑब्जर्वर नोट डाउन कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें विभिन्न पर्यवेक्षकों के डेटा की तुलना करना अधिक कठिन हो सकता है। मतलब इसमें हर ऑब्जर्वर के डेटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट ना होने की वजह से सबने अपने अपने तरीके से लिखा होगा ऑब्जर्वेशन को। फिर है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन. द सब्जेक्ट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड डू नॉट नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. दिस कैन बी अ गुड वे टू ऑब्जर्व नेचुरल बिहेवियर, बट इट कैन ऑल्सो रेज एथिकल कंसर्न्स. कोवर्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि गुप्त अवलोकन. जिन विषयों का अवलोकन किया जा रहा है उन्हें ये चीज पता नहीं होती कि वो किसी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, यानी उनका अवलोकन किया जा रहा है। तो ये प्राकृतिक व्यवहार का निरीक्षण करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये नैतिक चिंताएं भी पैदा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोवर्ट की जगह ओवर्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें द सब्जेक्ट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. दिस कैन बी लेस लाइकली टू रेज एथिकल कंसर्न्स, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द सब्जेक्ट्स बिहेवियर. प्रत्यक्ष अवलोकन. इसमें जिन बच्चों का अवलोकन किया जा रहा है वो इस बात को जानते हैं कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। इससे नैतिक चिंताएं बढ़ने की संभावना तो कम हो सकती है, लेकिन ये विषयों के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। यानी जब बच्चों को पता होता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो कई बार वो अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं शो कर पाते हैं। हो सकता है बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हों, लेकिन जब वो जानते हैं कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपना एक पोलाइट बिहेवियर शो करने लगे या डर से अच्छे से पेश आने लगे। अब है बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के लाभ। प्रोवाइड्स रिच डिटेल डेटा.
You can observe verbal and non-verbal cues, interactions and environmental factors. समृद्ध और विस्तृत डेटा प्रदान करता है। आप मौखिक और गैर मौखिक संकेतों, इंटरैक्शन और पर्यावरणीय कारकों का निरीक्षण कर सकते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्जर्वेशन कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड सिचुएशंस। इसके अंदर लचीलापन होता है। अवलोकन को विभिन्न संदर्भों और स्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल होने का यही मतलब होता है कि जब किसी चीज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग आसानी से ढाला जा सके। कॉम्प्लीमेंट्स अदर इवैल्यूएशन मेथड्स। ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड टेस्ट, इंटरव्यूज और सर्वेज टू गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। ये अन्य मूल्यांकन विधियों को पूरक करता है। अधिक व्यापक तस्वीर प्राप्त करने के लिए परीक्षण, साक्षात्कार या सर्वेक्षण के साथ साथ अवलोकन का उपयोग भी किया जा सकता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की सीमाएं। सब्जेक्टिविटी। ऑब्जर्वर्स कैन इंट्रोड्यूस बायस। ट्रेनिंग एंड क्लियर ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल्स कैन हेल्प मिटिगेट दिस। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये व्यक्तिपरक होता है। व्यक्तिपरकता का मतलब होता है जब कोई किसी आंसर को अपनी सोच के हिसाब से लिखता हो, तो इसमें जो पर्यवेक्षक होते हैं वो पूर्वाग्रह का परिचय दे सकते हैं। मतलब वो ऑब्जर्वेशंस लिखते टाइम बायस हो सकते हैं। प्रशिक्षण और स्पष्ट अवलोकन प्रोटोकॉल इसे कम करने में मदद कर सकते हैं। मतलब ऑब्जर्वर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि उन्हें कभी भी ऑब्जर्वेशन लिखते समय बायस नहीं होना है, किसी भेदभाव के बिना और अपने पर्सनल ओपिनियन के बिना ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करनी है। रिएक्टिविटी। Those being observed might change their behavior if they know they are being watched. जैसा कि अभी बताया मैंने ऊपर कि प्रतिक्रियाशीलता, इसमें क्या होता है, जिन लोगों पर नजर रखी जा रही है वे अपना व्यवहार बदल सकते हैं यदि उन्हें पता हो कि उन पर नजर रखी गई है। ऐसे केस में बच्चे एक बहुत ही फेक बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं। लिमिटेड जर्नलाइजेबिलिटी। ऑब्जर्वेशंस माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सिचुएशंस। सीमित सामान्यीकरण। अवलोकन सभी स्थितियों पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मतलब हर तरह की सिचुएशन में आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर इवैल्यूएशन व्हेन यूज्ड थॉटफुली एंड सिस्टमैटिकली। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब सोच समझकर और व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाता है तो अवलोकन मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बाद दूसरी नॉन टेस्टिंग टेक्निक है रेटिंग स्केल, यानी दर्जा पैमाना। लेट्स नो द मीनिंग ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का मतलब, अ रेटिंग स्केल इज अ मेजरमेंट टूल और अ सिस्टम यूज्ड टू असेस एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्किल्स और अदर रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रेटिंग स्केल एक माप उपकरण या एक प्रणाली है जिसका उपयोग व्यक्तियों, उत्पादों, सेवाओं या रुचि के किसी अन्य विषय के प्रदर्शन, व्यवहार, कौशल या अन्य प्रासंगिक विशेषताओं का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक तरह का टूल है या सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी की परफॉर्मेंस, बिहेवियर या उसके स्किल्स को मापते हैं, और जिसको इवैल्यूएट किया जा रहा है वो कोई इंसान हो सकता है, किसी तरह का प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। Rating scales are valuable tool in non-testing evaluation techniques. They offer a structured way to gather subjective feedback and opinions on a product, service, process or even another person's performance. गैर परीक्षण मूल्यांकन तकनीकों में रेटिंग स्केल एक मूल्यवान उपकरण है। वे किसी उत्पाद, सेवा, प्रक्रिया या यहाँ तक कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रदर्शन पर व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया और राय इकट्ठा करने का एक संरचित तरीका प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का महत्व। क्वांटिफाई सब्जेक्टिव डेटा। दे कन्वर्ट क्वालिटेटिव ओपिनियंस लाइक गुड और बैड इनटू क्वांटिटेटिव डेटा लाइक अ न्यूमेरिकल स्कोर which allows for easier analysis and comparison. रेटिंग स्केल व्यक्तिपरक डेटा को परिमाणित करते हैं। वे गुणात्मक राय जैसे कि अच्छा या बुरा, इसको मात्रात्मक डेटा यानी कि संख्यात्मक स्कोर की तरह इसमें परिवर्तित करते हैं, जो कि आसान विश्लेषण और तुलना की अनुमति देता है। जैसा कि आपने रिपोर्ट कार्ड्स में भी देखा होगा कि गुड, एवरेज या वेरी गुड या एक्सीलेंट, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क्स दिए जाते थे या स्कोर्स दिए जाते थे। तो रेटिंग स्केल बेसिकली इसी तरह का एक मार्किंग सिस्टम होता है जो कि आपको क्वालिटेटिव ओपिनियंस को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, यानी नंबर्स के फॉर्म में। स्टैंडर्डाइजेशन। रेटिंग स्केल्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएशन
Everyone evaluating something uses the same scale and criteria, making results more reliable. मानकीकरण। रेटिंग स्केल मूल्यांकन के लिए एक सुसंगत रूपरेखा प्रदान करते हैं। किसी चीज का मूल्यांकन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान पैमाने और मानदंड का उपयोग करता है, जिससे परिणाम अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। रेटिंग स्केल में सबको एक ही तरह का फ्रेमवर्क दिया जाता है, मतलब जो क्राइटेरिया किसी एक बच्चे के लिए है वही सबके लिए होता है हर रेटिंग स्केल में। तो इसकी वजह से चाहे कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराए, सबको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड वे में मार्क्स मिलते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। बाय पिनपॉइंटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस थ्रू रेटिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एस्पेक्ट्स रिक्वायर इम्प्रूवमेंट। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना। रेटिंग के माध्यम से ताकत और कमजोरियों को इंगित करके आप समझ सकते हैं कि किन पहलुओं में सुधार की आवश्यकता है। मतलब रेटिंग स्केल में बच्चों के स्कोर्स को देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि किस फील्ड में बच्चे ने अच्छा स्कोर किया और किस में खराब। तो जो खराब फील्ड होगा उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। नाउ यूजेस ऑफ रेटिंग स्केल इन नॉन टेस्टिंग इवैल्यूएशन। गैर परीक्षण मूल्यांकन में रेटिंग स्केल का उपयोग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज। Rating scales are a staple in customer satisfaction surveys, measuring aspects like product quality, service experience, and overall satisfaction. ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। रेटिंग स्केल ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में प्रमुख है, जो उत्पाद की गुणवत्ता, सेवा अनुभव और समग्र संतुष्टि जैसे पहलुओं को मापते हैं। मतलब रेटिंग स्केल्स का यूज आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज को कंडक्ट कराने में कर सकते हैं कि मान लीजिए हर कस्टमर को आपने एक रेटिंग स्केल प्रोवाइड कर दिया और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस एक्सपीरियंस या ओवरऑल सेटिस्फैक्शन पे स्कोर देंगे। यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इवैल्यूएटर्स माइट यूज रेटिंग स्केल्स टू असेस द ईज ऑफ यूज एंड इंट्यूटिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और वेबसाइट। प्रयोज्यता परीक्षण। मूल्यांकनकर्ता किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या वेबसाइट के उपयोग में आसानी और सहजता का आकलन करने के लिए रेटिंग पैमानों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को जानना है कि उनका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है या यूज करने में कितना आसान है, इसके लिए भी वो रेटिंग स्केल्स का यूज कर सकते हैं, जिसपे कि उनके प्रोग्राम या वेबसाइट के यूज को या उनकी इफेक्टिवनेस को रेट किया जाएगा। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यूज। Managers can utilize rating scales to evaluate employee skills, performance, and adherence to company values. कर्मचारी प्रदर्शन समीक्षा। प्रबंधक कर्मचारी कौशल, प्रदर्शन और कंपनी के मूल्यों के पालन का मूल्यांकन करने के लिए रेटिंग पैमानों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब स्कूल के जो भी हेड हैं वो सब अपने टीचिंग स्टाफ का वर्क इवैल्यूएट करने के लिए रेटिंग स्केल का यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल की सीमाएं क्या हैं? सब्जेक्टिविटी। Despite a scale, individual bias can still influence ratings. व्यक्तिपरकता। एक पैमाने के बावजूद व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अभी भी रेटिंग को प्रभावित कर सकता है। Limited insight. Ratings provide a general idea but might not reveal the why behind an opinion. सीमित अंतर्दृष्टि। रेटिंग एक सामान्य विचार तो प्रदान करता है, लेकिन किसी राय के पीछे क्या कारण है या ऐसी राय क्यों बनाई गई, इसको प्रकट नहीं कर सकता या इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। अब मान लीजिए इवैल्यूएटर ने कोई भी ग्रेड दे दिया बच्चे को रेटिंग स्केल पे या कोई भी स्कोर दे दिया, लेकिन अब उसके पीछे क्या रीजन है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। टू एड्रेस दीज लिमिटेशंस, रेटिंग स्केल्स आर ऑफन कंबाइंड विथ अदर नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस और इंटरव्यूज टू गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। इन सीमाओं को संबोधित करने के लिए, अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए रेटिंग स्केल को अक्सर अन्य गैर परीक्षण तकनीकों जैसे ओपन एंडेड प्रश्नों या साक्षात्कार के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है इंटरव्यू टेक्निक यानी साक्षात्कार तकनीक। पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का अर्थ। एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन आस्क्स क्वेश्चंस एंड अनदर पर्सन आंसर्स देम। The purpose of the interview is usually to gather information. इंटरव्यू या साक्षात्कार का मतलब है एक वार्तालाप जहां पे एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देता है। साक्षात्कार का उद्देश्य होता है आमतौर पर जानकारी एकत्र करना, यानी जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना। An interview is a specific type of conversation with a goal. It's a tool researchers and practitioners use to gather information from people about their thoughts, experiences and behaviors. साक्षात्कार एक लक्ष्य के साथ एक विशिष्ट प्रकार की बातचीत है।
ये एक उपकरण है जिसका उपयोग शोधकर्ता या फिर अभ्यासकर्ता लोगों से उनके विचारों, अनुभवों और व्यवहारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं वो सब इंटरव्यू टेक्निक ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू इन एजुकेशन, शिक्षा में साक्षात्कार का महत्व। असेसमेंट, interviews allow educators to assess a student's understanding of a subject beyond written test. They can delve deeper into a student's thought process and gauge their critical thinking skills. Interviews या साक्षात्कार मूल्यांकन में काम आते हैं। साक्षात्कार शिक्षकों को लिखित परीक्षाओं से परे किसी विषय के बारे में छात्र की समझ का आकलन करने की अनुमति देते हैं। वे किसी छात्र की विचार प्रक्रिया में गहराई से उतर सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण सोच कौशल का आकलन कर सकते हैं। यानी बच्चे को किसी सब्जेक्ट के बारे में कितनी डीप नॉलेज है, इसको जानने के लिए टीचर्स उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे कि टीचर्स आपका वाइवा लेते हैं, तो वो एक तरह से सब्जेक्ट के बारे में आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू ही लिया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, through interviews, educators can identify areas where a student might be struggling and tailor their approach to better suit the student's needs. वैयक्तिकृत शिक्षण, साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां एक छात्र संघर्ष कर सकता है, मतलब उसे समझने में दिक्कत हो रही हो, और छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने दृष्टिकोण को शिक्षक बेहतर बना सकता है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, interviews provide students with a platform to practice clear and concise communication both verbally and through active listening. संचार कौशल विकसित करना, साक्षात्कार छात्रों को मौखिक और सक्रिय श्रवण दोनों के माध्यम से स्पष्ट और संक्षिप्त संचार का अभ्यास करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करके बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन, school administrators use interviews to assess a teacher's qualifications, teaching philosophy and classroom management skills. उम्मीदवार का चयन करना, स्कूल प्रशासन शिक्षक की योग्यता, शिक्षण दर्शन और कक्षा प्रबंधन कौशल का आकलन करने के लिए साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी किसी स्कूल में अप्लाई किया हो तो आपको पता होगा कि आपके सिलेक्शन से पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू टेक्निक टीचर्स के सिलेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है। Student support, educators can use interviews to understand a student's background, interest, and any challenges they might be facing at home or in school. This can help them provide better support. छात्र सहायता, शिक्षक किसी छात्र की पृष्ठभूमि, रुचियों और घर या स्कूल में उनके सामने आने वाली किसी भी तरह की चुनौती को समझने के लिए साक्षात्कार का उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर सहायता प्रदान करने में मदद मिल सकती है। मतलब बच्चा अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चाहे वो स्कूल में हो या उसके घर पे, इसके बारे में टीचर्स इंटरव्यू के थ्रू जान सकते हैं और उनको बेटर गाइडेंस दे सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, इंटरव्यूज कैन बी अ वैल्यूएबल टूल टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी मेंबर्स टू एनरिच द करिकुलम एंड मेक इट मोर रेलेवेंट टू द रियल वर्ल्ड। पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने और इसे वास्तविक दुनिया के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए विशेषज्ञों या फिर समुदाय के सदस्यों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए साक्षात्कार एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है कि बच्चों का करिकुलम रेलेवेंट होना चाहिए, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए वो कम्युनिटी मेंबर से या एक्सपर्ट से इंटरव्यूज लेके करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं। अब जानते हैं यूजेस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार का उपयोग। रिच क्वालिटेटिव डेटा, अनलाइक टेस्ट दैट प्रोवाइड स्कोर्स, इंटरव्यूज अलाउ यू टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द यूजर्स पर्सपेक्टिव. You can explore their thoughts, experiences and feelings related to the subject being evaluated. समृद्ध गुणात्मक डेटा, स्कोर प्रदान करने वाले परीक्षणों के विपरीत साक्षात्कार आपको गहन जानकारी इकट्ठा करने और उपयोगकर्ता के परिप्रेक्ष्य को समझने की अनुमति देता है। आप मूल्यांकन किए जा रहे विषय से संबंधित उनके विचारों, अनुभवों और भावनाओं का पता लगा सकते हैं। मतलब जो रिटन टेस्ट होते हैं उसमें आप केवल बच्चे की मेमोरी नॉलेज या फिर फैक्चुअल नॉलेज को ही चेक कर सकते हैं, बट इंटरव्यूज के थ्रू आप बच्चे के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज को भी जान सकते हैं। तो इंटरव्यूज के थ्रू आपको काफी ज्यादा रिच क्वालिटेटिव डेटा मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरव्यूज कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड ऑडियंसेस. You can ask follow-up questions to dig deeper and tailor the conversation to get the most relevant insights.
लचीलापन, साक्षात्कार को विभिन्न स्थितियों और दर्शकों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। आप उस सब्जेक्ट में गहराई तक जाने के लिए अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकते हैं और सबसे प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए बातचीत को अनुकूलित कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यूज को जैसे चाहे उस हिसाब से ढाला जा सकता है। आइडेंटिफाई यूजेबिलिटी इश्यूज। Interviews can uncover usability problems users might not even realize they have. By asking about their thought processes while interacting with something, you can identify areas of confusion or difficulty. प्रयोज्य मुद्दों की पहचान करने के लिए साक्षात्कार प्रयोज्य समस्याओं को उजागर कर सकते हैं जिनका उपयोगकर्ताओं को एहसास भी नहीं होता कि ऐसी किसी परेशानी से वो जूझ भी रहे हैं। किसी चीज के साथ बातचीत करते समय उनकी विचार प्रक्रियाओं के बारे में पूछकर आप भ्रम या कठिनाई के क्षेत्रों की भी पहचान कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक। साक्षात्कार तकनीक की सीमा। बायस। इंटरव्यूअर्स आर ह्यूमन एंड दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन बायसेस। दिस कैन लीड देम टू फेवर सर्टेन कैंडिडेट्स और मिस इंटरप्रेट रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरव्यूअर माइट बी मोर लाइकली टू रेट अ कैंडिडेट हाईली if they share similar interests or experiences. पूर्वाग्रह। जो साक्षात्कार करता है वो मानव है, जिस वजह से वो अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं। इससे वे कुछ उम्मीदवारों का पक्ष ले सकते हैं या फिर प्रतिक्रियाओं की गलत व्याख्या भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि उम्मीदवार समान रुचियां या फिर अनुभव साझा करते हैं तो साक्षात्कारकर्ता द्वारा उन्हें उच्च रेटिंग देने की अधिक संभावना हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरव्यूअर के थॉट्स जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे मैच कर रहे हैं तो उस केस में इंटरव्यूअर कई बार उसे ज्यादा मार्क्स भी दे सकता है। तो इंटरव्यू की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें कई बार बायसनेस के भी चांसेस होते हैं। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। पीपल बीइंग इंटरव्यूड मे ट्राई टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ पॉजिटिव लाइट इवन इफ इट मीन्स एक्सैजरेटिंग देयर स्किल्स और एक्सपीरियंस. This can make it difficult to get an accurate picture of the candidate's true abilities. सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह। जिन लोगों का साक्षात्कार लिया जा रहा है वे स्वयं को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपने कौशल या अनुभव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना पड़े। कई बार कैंडिडेट्स रियल लाइफ में उस चीज को फॉलो नहीं करते हुए भी इंटरव्यू में अच्छा दिखने के लिए या अच्छा बनने के लिए झूठ बातें भी बोल देते हैं, तो इस वजह से उम्मीदवार की वास्तविक क्षमताओं की सटीक तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। लिमिटेड स्कोप। इंटरव्यूज टिपिकली फोकस ऑन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस. दिस कैन मीन दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड और दैट द इंटरव्यूअर डजंट गेट अ वेल राउंडेड पिक्चर ऑफ द कैंडिडेट. सीमित दायरा। साक्षात्कार आमतौर पर प्रश्नों के एक विशिष्ट सेट पर केंद्रित होते हैं। मतलब इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने ये पहले से ही लिमिटेड या डिसाइडेड होते हैं। लिमिटेड स्कोप का ये मतलब है कि कई बार महत्वपूर्ण जानकारी कवर नहीं हो पाती या फिर जो साक्षात्कार करता है इंटरव्यूअर उसको उम्मीदवार की अच्छी तरह से तस्वीर नहीं मिल पाती, मतलब वो पूरी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाता है। इनएक्यूरेसी ऑफ मेमोरी। पीपल्स मेमोरीज आर नॉट परफेक्ट एंड दे मे फॉरगेट और मिस रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रिलाई ऑन इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. याददाश्त की अशुद्धि। लोगों की यादें सही नहीं होती हैं, तो कई बार वे अपनी पिछले अनुभवों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण भूल सकते हैं या फिर उन्हें गलत तरह से याद रख सकते हैं. इससे तथ्यात्मक जानकारी के लिए साक्षात्कार प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है. टाइम एंड कॉस्ट. कंडक्टिंग इंटरव्यूज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, स्पेशली इफ यू आर इंटरव्यूइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. समय और लागत. साक्षात्कार आयोजित करना समय लेने वाला और महंगा हो सकता है, खासकर यदि आप बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले रहे हैं. नेक्स्ट टेक्निक है सोशियोमेट्री यानी समाजमिति. मीनिंग ऑफ सोशियोमेट्री. समाजमिति का अर्थ. सोशियोमेट्री इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सोशल कनेक्शंस विद इन अ ग्रुप. इट्स अ वे टू मेजर रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड सी हाउ अ ग्रुप इज स्ट्रक्चर्ड. A core idea in sociometry is understanding who people prefer to interact with. This can be measured through surveys asking who someone would choose for an activity or task. Sociometry एक समूह के भीतर सामाजिक संबंधों को समझने के बारे में है, यानी किसी ग्रुप में लोग आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं. ये लोगों के बीच संबंधों को मापने और ये देखने का एक तरीका है कि एक समूह कैसे संरचित है.
सोशियोमेट्री में मुख्यतः ये समझने की कोशिश की जाती है कि लोग किसके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। सोशियोमेट्री को सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है, जिसमें पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी गतिविधि या कार्य को करने के लिए किसे चुनेगा। बेसिकली सोशियोमेट्री टेक्निक का यूज हम ग्रुप में मेंबर्स के बीच की बॉन्डिंग को जानने के लिए करते हैं। सोशियोमेट्री यूजेस स्पेसिफिक टूल्स टू असेस सोशल बॉन्ड्स विद इन अ ग्रुप, like a classroom, team, or even a whole organization. This approach was pioneered by psychotherapist Jacob Moreno, who was interested in the link between social structures and well-being. सोशियोमेट्री किसी समूह जैसे कि कक्षा, टीम या फिर यहाँ तक कि पूरे एक संगठन के भीतर सामाजिक संबंधों का आकलन करने के लिए विशिष्ट उपकरणों का उपयोग करती है। इस दृष्टिकोण की शुरुआत मनोचिकित्सक जैकब मोरेनो ने की थी, जो सामाजिक संरचनाओं और कल्याण के बीच संबंध में रुचि रखते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोमेट्री टेक्निक। सोशियोमेट्री तकनीक का महत्व। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप्स। सोशियोमेट्री हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु आर पॉपुलर, आइसोलेटेड और स्ट्रगलिंग सोशली। दिस अवेयरनेस अलाउज देम टू इंटरवेन एंड फॉस्टर अ मोर इंक्लूसिव क्लासरूम कल्चर। सामाजिक संबंधों को समझना। सोशियोमेट्री शिक्षकों को उन छात्रों की पहचान करने में मदद करती है जो कि लोकप्रिय हैं या अलग थलग हैं या फिर सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। बेसिकली सोशियोमेट्री में कुछ सर्वेस किए जाते हैं ग्रुप के मेंबर्स के बीच और उनसे अपने टीममेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बेसिस पे टीचर ये पता लगा सकता है कि कौन सा बच्चा काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने ग्रुप में या कौन है जो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का है। ये जागरूकता उन्हें हस्तक्षेप करने और अधिक समावेशी कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करती है। समावेशी कक्षा या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है ऐसा क्लासरूम जिसमें कि सारे बच्चे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक साथ रहकर पढ़ते हों। प्रमोटिंग पॉजिटिव इंटरैक्शंस। बाय अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप पैटर्न्स, टीचर्स कैन क्रिएट सीटिंग चार्ट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स दैट एनकरेज पॉजिटिव इंटरैक्शंस एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। सोशियोमेट्री सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देती है। इसकी मदद से दोस्ती के पैटर्न को समझकर शिक्षक बैठने के चार्ट या फिर समूह प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब इससे टीचर्स को पता चल सकता है कि कौन सा बच्चा किसके साथ सीखने में या पढ़ने में कंपैटिबल है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, यहाँ तो एक बार पता चल जाए टीचर को कि इसकी इससे दोस्ती है तब तो फिर उनकी दोस्ती तुड़वा के ही मानते हैं। जो भी हो, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग लीडरशिप। Sociometry can help pinpoint natural leaders in the classroom. Teachers can then leverage these student strengths by assigning them leadership roles in the group activities. नेतृत्व की पहचान करने में सोशियोमेट्री बहुत मददगार साबित होती है। समाज मिति कक्षा में प्राकृतिक नेताओं को पहचानने में मदद करती है। मतलब ऐसे बच्चों के बारे में पता लगता है जिनके अंदर नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। फिर शिक्षक इन छात्रों को किसी भी समूह गतिविधि में नेतृत्व की भूमिका सौंपकर उनकी शक्तियों का लाभ उठा सकते हैं या उनकी इन स्किल्स को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स लाइक सोशियोग्राम्स कैन बी यूज्ड ओवर टाइम टू ट्रैक चेंजेस इन स्टूडेंट रिलेशनशिप्स। दिस कैन हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे बी एक्सपीरियंसिंग सोशल डिफिकल्टीज और रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। सामाजिक और भावनात्मक विकास की निगरानी करना। समय के साथ छात्रों के संबंधों में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए सोशियोग्राम जैसी सोशियोमेट्रिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इससे शिक्षकों को उन छात्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो कि सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं या जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। मतलब ग्रुप के मेंबर्स के बीच में सर्वेस करा के टीचर्स जान सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स के रिलेशंस एक दूसरे के लिए चेंज हो रहे हैं और कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको सारे लोग अलग छांट रहे हैं, तो उसे एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन। नोइंग द सोशल डायनेमिक्स ऑफ द क्लास allows teachers to tailor their teaching methods to better suit the needs of the group. For instance, incorporating cooperative learning activities can benefit students who are isolated. सूचित निर्देश। कक्षा की सामाजिक गतिशीलता को जानने से शिक्षकों को समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर ढंग से तैयार करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, सहयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को शामिल करने से उन छात्रों को लाभ हो सकता है जो अलग थलग हैं। मतलब ग्रुप पैटर्न को समझ के टीचर उनके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शंस को गाइड कर सकता है। अब है यूजेस ऑफ सोशियोमेट्री टेक्निक। सोशियोमेट्री तकनीक के उपयोग।
सोशियोमेट्री को हिंदी में कहते हैं समाजमिति। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु नीड सपोर्ट। Sociometry can help teachers identify students who are isolated or rejected by their peers. This allows early intervention for students who might be struggling socially or feeling lonely. समाजमिति का उपयोग उन छात्रों की पहचान करने में किया जा सकता है जिन छात्रों को समर्थन की आवश्यकता है। सोशियोमेट्री या समाजमिति शिक्षकों को उन छात्रों की पहचान करने में मदद कर सकती है जो अलग थलग हैं या उनके साथियों द्वारा अस्वीकार किए जा रहे हैं। उन छात्रों के लिए जो कि सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे हो या फिर अकेलापन महसूस कर रहे हो, ऐसे छात्रों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति देती है समाजमिति। मतलब इससे पता लगाया जा सकता है कि ऐसे बच्चों से किस तरह से डील करना है। फॉर्म इफेक्टिव लर्निंग ग्रुप्स। बाय अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट प्रेफरेंसेस एंड सोशल कनेक्शंस, टीचर्स कैन क्रिएट वेल बैलेंस्ड ग्रुप्स दैट फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। समाजमिति प्रभावी शिक्षण समूह बनाने में मदद करती है। छात्रों की प्राथमिकताओं और सामाजिक संबंधों को समझकर शिक्षक अच्छी तरह से संतुलित समूह बना सकते हैं जो सहयोग और सकारात्मक सीखने के माहौल को बढ़ावा देते हैं। डेवलप लीडरशिप स्किल्स। सोशियोमेट्री कैन हेल्प आइडेंटिफाई नेचुरल लीडर्स इन द क्लासरूम। टीचर्स कैन देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स। नेतृत्व कौशल को विकसित करने में मदद करती है। समाजमिति कक्षा में प्राकृतिक नेताओं की पहचान करने में मदद कर सकती है और फिर शिक्षक इन छात्रों को अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। मॉनिटर क्लासरूम क्लाइमेट। सोशियोमेट्री कैन बी यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन क्लासरूम रिलेशनशिप्स ओवर टाइम। दिस कैन हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई एनी डेवलपिंग इश्यूज एंड टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्लासरूम क्लाइमेट। कक्षा के माहौल की निगरानी करने में मदद करती है। समय के साथ कक्षा के रिश्तों में जो भी बदलाव आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए समाजमिति का उपयोग किया जा सकता है। इससे शिक्षकों को किसी भी विकासशील मुद्दे की पहचान करने और समग्र कक्षा के माहौल में सुधार करने के लिए कदम उठाने में मदद मिल सकती है। लिमिटेशंस ऑफ सोशियोमेट्री टेक्निक। समाजमिति तकनीक की सीमाएं। लिमिटेड स्कोप। सोशियोमेट्री टेल्स यू हु स्टूडेंट्स चूज टू इंटरैक्ट विथ, बट इट डजंट टेल यू व्हाई। It's a snapshot of preferences, not the reasons behind them. सीमित दायरा। सोशियोमेट्री आपको ये बताती है कि छात्र किसके साथ बातचीत करना चुनते हैं या किसे पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता सकती कि क्यों। ये प्राथमिकताओं का एक स्नैपशॉट है, लेकिन उनके पीछे कारणों को ये नहीं बता सकती। क्वेश्चन डिजाइन। द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आस्क द क्वेश्चंस. The wording and the number of choices offered can influence the responses. प्रश्न डिजाइन। आपको मिलने वाली जानकारी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्रश्न कैसे पूछते हैं। शब्दांकन और प्रस्तावित विकल्पों की संख्या प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब कई बार बच्चों का रिस्पॉन्स आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके या फिर आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिविटी। सोशियोमेट्री डजंट कैप्चर द फुल पिक्चर ऑफ सोशल डायनेमिक्स. Popularity isn't always positive and shyness can be misinterpreted as rejection. व्यक्तिपरकता। समाजमिति सामाजिक गतिशीलता की पूरी तस्वीर नहीं पकड़ती। लोकप्रियता हमेशा सकारात्मक नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं जिसे ज्यादा बच्चे चुन रहे हो वो सही ही हो, और कई बार शर्मीलेपन को अस्वीकृति के रूप में गलत समझ लिया जाता है। मतलब हो सकता है बच्चा शाइनेस की वजह से कोई क्वेश्चन का आंसर ना दे पा रहा हो और हम उसे रिजेक्शन समझ लें कि बच्चा इस चीज को नहीं पसंद कर रहा। Limited use for intervention. While sociometry can identify isolated students, it doesn't provide clear solutions on how to improve their social standing. हस्तक्षेप के लिए सीमित उपयोग। जबकि सोशियोमेट्री अलग थलग छात्रों की पहचान कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के बारे में स्पष्ट समाधान प्रदान नहीं कर पाती। मतलब जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं या जो ग्रुप से काफी अलग हैं, उनको ग्रुप में घुलने मिलने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाती। ग्रुप साइज। सोशियोमेट्री कैन बी कम्बर्सम एंड टाइम कंज्यूमिंग विथ लार्ज ग्रुप्स. इट्स मोर इफेक्टिव इन स्मॉलर क्लासरूम सेटिंग्स. समूह का आकार। बड़े समूहों के साथ समाजमिति बोझिल और समय लेने वाली हो सकती है। ये अक्सर छोटी कक्षाओं की सेटिंग में ही अधिक प्रभावी होती है। और लास्ट टेक्निक है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में से प्रोजेक्टिव टेक्निक, यानी प्रक्षेप्य तकनीक। लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव तकनीक का अर्थ।
Projective techniques are indirect assessment tools used in psychology to explore a person's underlying emotions, motivations, and personality traits. They work on the theory that people project their inner world onto ambiguous stimuli, thus revealing more about themselves than they might through direct questioning. प्रोजेक्टिव तकनीक अप्रत्यक्ष मूल्यांकन उपकरण है जिनका उपयोग मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं और व्यक्तित्व लक्षणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि लोग अपनी आंतरिक दुनिया को अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से वे सीधे पूछताछ के माध्यम की तुलना में प्रोजेक्टिव तकनीक से अपने बारे में अधिक खुलासा कर पाते हैं। प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब होता है? प्रक्षेप्य करना या अपने आप को प्रकट करना। तो इस तकनीक में बच्चों को अपनी अंदर की भावनाओं को, प्रेरणाओं को या फिर अपने व्यक्तित्व के लक्षणों को उजागर करने के लिए या प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रक्षेप्य तकनीकों के प्रकार। पहला है इंकब्लॉट टेस्ट, परहैप्स द मोस्ट फेमस प्रोजेक्टिव टेक्निक। Inkblot test, like the Rorschach inkblot test, present the participant with a series of inkblots and ask them to describe what they see. A psychologist then interprets the participants' responses based on a scoring system that takes into account factors such as location, form, color and movement. तो बच्चों को खुद को प्रकट करने का एक तरीका तो होता है इंकब्लॉट टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको रॉर्शैक इंकब्लॉट टेस्ट के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्षेप्य तकनीक है। इसमें प्रतिभागी को इंकब्लॉट की एक श्रृंखला के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उनसे ये वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि वो इस इंकब्लॉट में क्या देख रहे हैं। बेसिकली कुछ इंक के धब्बे रहते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि आप इन धब्बों में क्या देख पा रहे हैं, अब मतलब कौन सा डिजाइन आपको दिख रहा है, क्या फिगर इसमें दिख रहा है, उसको डिस्क्राइब करने को कहा जाता है। और उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक एक स्कोरिंग प्रणाली के आधार पर प्रतिभागी की प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करता है, जो स्थान, रूप, रंग और गति जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। मतलब बच्चे ने इंकब्लॉट का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया उसके लोकेशन, फॉर्म, कलर या मूवमेंट के हिसाब से उसको स्कोर्स प्रोवाइड करता है। दूसरा प्रकार है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी TAT। The TAT presents the participant with a series of ambiguous pictures and asks them to tell a story about each picture. The psychologist then analyzes the participants' stories, paying attention to the themes, characters and plots. Thematic apperception test यानी कि TAT प्रतिभागी को अस्पष्ट चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। मतलब कई सारे पिक्चर्स होते हैं और उनसे कहा जाता है कि प्रत्येक चित्र के बारे में एक कहानी बताइए। फिर मनोवैज्ञानिक प्रतिभागियों की कहानियों का विश्लेषण करता है, उनके बताए गए विषयों, पात्रों और कथानकों पर ध्यान देता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। Sentence completion tests provide the participant with incomplete sentences and ask them to finish the sentence. The psychologist then analyzes the participants' completions to infer their thoughts, feelings and attitudes. वाक्य पूर्णता परीक्षण। इस तरह के परीक्षण में प्रतिभागियों को अधूरे वाक्य प्रदान किए जाते हैं और उन्हें इन वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक है वो प्रतिभागियों के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण का अनुमान लगाने के लिए उनकी उपलब्धियों का विश्लेषण करते हैं। मतलब जो भी सेंटेंसेस उन्होंने कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पे उनके इनर थॉट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। द ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट आस्क्स द पार्टिसिपेंट टू ड्रॉ अ पर्सन एंड देन आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर ड्राइंग। द साइकोलॉजिस्ट देन एनालाइजेस द ड्राइंग एंड द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज टू इन्फर देयर सेल्फ कंसेप्ट एंड इमोशनल स्टेट। एक व्यक्ति का चित्र बनाने का परीक्षण। इसमें प्रतिभागी को एक व्यक्ति का चित्र बनाने और फिर उनके चित्र के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक तब प्रतिभागियों की आत्म अवधारणा और भावात्मक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए ड्राइंग और उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करता है। आपने ध्यान दिया तो ये सारी टेक्निक्स काफी ज्यादा इफेक्टिव है बच्चे के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए। जानते हैं अब इसके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव तकनीकों का महत्व। Assess unconscious material. Because the stimuli are ambiguous, people are less likely to be guarded in their responses. This can allow them to reveal unconscious thoughts and feelings that they may not be aware of or that they would be unwilling to share directly. अचेतन सामग्री तक पहुंच। जो कि उत्तेजनाएं अस्पष्ट होती हैं,
इसलिए लोगों की प्रतिक्रियाओं में सावधानी बरतने की संभावना कम होती है। जैसा कि इंटरव्यूज के केस में होता है कि लोग बहुत ही सोच समझकर आंसर्स देते हैं, तो उसके बिल्कुल उल्टा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में लोगों को सोचने का उतना मौका नहीं मिलता। वो अपने आप को फेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता कि उनके रिएक्शंस को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, यानी उनके किस आंसर का क्या मतलब निकलेगा। इसमें उन्हें अचेतन विचारों और भावनाओं को प्रकट करने की अनुमति मिल सकती है। बच्चे बिल्कुल वही एक्सप्रेस करते हैं जो उनका अनकॉन्शियस माइंड सोच रहा होता है। ऐसे थॉट्स जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती या जिन्हें वे सीधे साझा करने के लिए तैयार नहीं होते। रिड्यूस डिफेंसिवनेस। People may be defensive when responding to direct questions about their thoughts and feelings. Projective techniques can help to reduce defensiveness by providing a more indirect way to assess these factors. रक्षात्मकता कम करने में लोग अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सीधे सवालों का जवाब देते समय रक्षात्मक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा झिझक कर बताते हैं। प्रोजेक्टिव तकनीक इन कारकों का आकलन करने के लिए अधिक अप्रत्यक्ष तरीका प्रदान करके रक्षात्मकता को कम करने में मदद करती है। प्रोवाइड अ रिचर पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन प्रोवाइड अ मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ द इंडिविजुअल बाय टेपिंग इनटू देयर इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल फंक्शनिंग। व्यक्ति की एक समृद्ध तस्वीर प्रदान करती है। प्रोजेक्टिव तकनीकें व्यक्ति की भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक कार्य प्रणाली का दोहन करके उसका अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। इससे किसी इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज जानने में मदद मिलती है। बी यूज्ड विद पीपल हु हैव डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी हेल्पफुल फॉर असेसिंग चिल्ड्रन, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और पीपल हु आर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। इस तकनीक का उपयोग उन लोगों के साथ किया जा सकता है जिन्हें सीधे संवाद करने में कठिनाई होती है, मतलब जो खुलकर अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे कि छोटे बच्चे, बौद्धिक विकलांगता वाले लोग, या फिर ऐसे लोगों का आकलन करने में सहायता होती है जो अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में अनिच्छुक होते हैं। यूजेस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग। अनविलिंग हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ट्रेडिशनल क्वेश्चनिंग कैन बी लिमिटिंग, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स who might be shy or uncomfortable directly revealing their emotions. Projective techniques like storytelling or drawing exercises provide a safe space for students to express themselves indirectly, giving educators a window into their anxieties, motivations, and perspectives on learning. छिपे हुए विचारों और भावनाओं को उजागर करने में मदद करती है। पारंपरिक पूछताछ सीमित हो सकती है, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो सीधे अपनी भावनाओं को प्रकट करने में शर्मीले या असहज होते हैं, जबकि प्रोजेक्टिव तकनीकें जैसे कि कहानी सुनाना या ड्राइंग का अभ्यास, ये सब छात्रों को अप्रत्यक्ष रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं, जिससे शिक्षकों को उनकी चिंताओं, प्रेरणाओं और सीखने के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। कई बार टेस्ट में या इंटरव्यूज में बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने से झिझकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बच्चों को ये पता ही नहीं लगने देती हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है या किसी तरह का टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसे वो गेम की तरह समझकर एंजॉय करते हैं। बायपासिंग सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। स्टूडेंट्स माइट हेजिटेट टू गिव ऑनेस्ट आंसर्स ऑन सर्वेज और क्वेश्चनआयर्स, fearing judgment. Projective techniques can circumvent this by promoting responses through ambiguous stimuli like an unfinished story or an inkblot image. This indirect approach can unearth more genuine feelings and opinions. सामाजिक वांछनीयता पूर्वाग्रह को दरकिनार करता है। छात्र फैसले के डर से सर्वेक्षण या प्रश्नावली में ईमानदार उत्तर देने से संकोच करते हैं, यानी कि बच्चे क्वेश्चनआयर या इंटरव्यूज में जेन्युइन आंसर्स देने से डरते हैं कि उन्हें उनके आंसर्स के बेसिस पे जज किया जाएगा। प्रोजेक्टिव तकनीकें अस्पष्ट उत्तेजनाओं जैसे कि अधूरी कहानी या इंकब्लॉट छवि के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करके इसे रोक सकती है, मतलब उनकी झिझक को कम कर सकती है। ये अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अधिक वास्तविक भावनाओं और विचारों को उजागर कर सकता है। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। Projective tasks often involve creative expression like drawing or completing stories. This can be engaging for students and spark new ideas and connections that might not surface in a purely factual setting. रचनात्मकता और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को प्रोत्साहित करती है। प्रोजेक्टिव कार्यों में अक्सर रचनात्मक अभिव्यक्ति शामिल होती है, जैसे कि कहानियां बनाना या कहानियों को पूरा करना।
तो ये छात्रों के लिए आकर्षक हो सकता है और नए विचारों और कनेक्शनों को जन्म दे सकता है, जो कि कई बार पूरी तरह से तथ्यात्मक सेटिंग के सामने नहीं आ पाते। बच्चों को काफी न्यू इनोवेटिव आइडिया सोचने का मौका मिलता है और अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। Educators can use projective techniques to gain insight into a student's experiences, relationships with peers and teachers, and their overall school environment. For instance, a student who constantly draws isolated figures in a classroom picture might be struggling with feelings of loneliness. प्रोजेक्टिव तकनीकों का इस्तेमाल छात्र अनुभवों को समझने के लिए किया जा सकता है। शिक्षक किसी छात्र के अनुभवों, उसके साथियों और शिक्षकों के साथ उसके संबंधों और उसके समग्र स्कूल वातावरण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र है जो कक्षा चित्र में लगातार अलग अलग आकृतियां बनाता है, मतलब ऐसी आकृतियां जिसमें कोई बच्चा है जो अकेला है, तो इससे टीचर ये समझ सकता है कि हो सकता है वो बच्चा अकेलेपन की भावना से जूझ रहा है। लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव तकनीक की सीमा। सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। The open-ended nature of projective tasks like storytelling or drawing prompts relies on the examiner's interpretation. This can lead to bias, meaning the examiner's own background and expectations might influence how they need the responses. व्यक्तिपरकता और व्याख्या। प्रोजेक्टिव कार्यों की खुली प्रकृति, जैसे कहानी सुनाना या ड्राइंग संकेत, परीक्षक की व्याख्या पर निर्भर करती है। इससे पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि परीक्षक की अपनी पृष्ठभूमि और अपेक्षाएं उनकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। मतलब जो एग्जामिनर है, कई बार उसके खुद के थॉट्स या उसका खुद का बैकग्राउंड बच्चों के बिहेवियर के एनालिसिस को इफेक्ट करता है। लिमिटेड ऑब्जेक्टिविटी। अनलाइक अ मल्टी चॉइस टेस्ट विथ क्लियर आंसर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स डोंट प्रोवाइड अ सिंगल डेफिनाइट आंसर. This makes it difficult to compare results across students or groups objectively. सीमित वस्तुनिष्ठता। स्पष्ट उत्तरों वाली बहुविकल्पीय परीक्षा के विपरीत प्रोजेक्टिव तकनीकें एक एकल निश्चित उत्तर प्रदान नहीं करती हैं। इससे छात्रों या समूहों के परिणामों की निष्पक्ष रूप से तुलना करना कठिन हो जाता है। मतलब सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता। ट्रेनिंग एंड कॉस्ट। पेपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टेक्निक्स रिक्वायर्स thorough training for educators. This can be time consuming and expensive, especially compared to simpler assessment methods. प्रशिक्षण और लागत। इन तकनीकों के उचित प्रशासन और व्याख्या के लिए शिक्षकों के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये समय लेने वाला होता है और महंगा भी होता है, खासकर सरल मूल्यांकन विधियों की तुलना में। ऑब्वियसली एग्जामिनर्स को इंकब्लॉट जैसी टेक्निक्स को पढ़ने के लिए या एनालाइज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सोशल डिजायरेबिलिटी। स्टूडेंट्स माइट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टेलर देयर रिस्पॉन्सेज टू व्हाट दे थिंक द एजुकेटर वांट्स टू हियर. दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू गेट अ ट्रूली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ देयर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. सामाजिक वांछनीयता। छात्र जानबूझकर या कभी कभी अनजाने में अपनी प्रतिक्रियाओं को उस अनुरूप बना देते हैं जैसा कि वो सोचते हैं कि शिक्षक सुनना चाहता है। मतलब वो अपने आंसर्स को टीचर के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। इससे उनके आंतरिक विचारों और भावनाओं की वास्तव में सटीक तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड स्कोप। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स प्रोवाइड ग्लिम्पसेस इनटू स्टूडेंट्स' मोटिवेशंस एंड एटीट्यूड्स, बट दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर असेसिंग स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज और स्किल्स. सीमित दायरा। प्रोजेक्टिव तकनीकें छात्रों के प्रेरणाओं और दृष्टिकोणों की झलक प्रदान करती है, लेकिन वे विशिष्ट शैक्षणिक ज्ञान या फिर कौशल का आकलन करने के लिए प्रभावी नहीं हो सकते. ओवरऑल, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी अ वैल्यूएबल टूल इन एन एजुकेटर टूल बॉक्स, बट इट्स important to be aware of their limitations. When used alongside other assessment methods, they can provide a more well-rounded picture of a student's learning and needs. कुल मिलाकर प्रोजेक्टिव तकनीकें एक शिक्षक के टूल बॉक्स में एक मूल्यवान उपकरण हो सकती हैं, लेकिन उनकी सीमाओं के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है. जब प्रोजेक्टिव तकनीकों का इस्तेमाल अन्य मूल्यांकन विधियों के साथ किया जाता है, तो वे छात्र की शिक्षा और जरूरतों की अधिक अच्छी तरह से चित्रित तस्वीर प्रदान कर सकते हैं. सो दैट इज इट. आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन.
बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।